नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पहला पेपर होता है, जिसमें आपको साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में जानना है। बहुत ही बारीकी के साथ हम दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। ये ऐसे दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले 2 या 3 वर्षों की परीक्षाओं में आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको बार बार विभिन्न विश्वविद्यालयों में देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर मैंने इकट्ठा किया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बाकी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्नों की महासंग्राम श्रृंखलाएं आप देख ही रहे होंगे, और वो भी श्रृंखलाएं आएगी। अति लघु उत्तरीय की आएगी, इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय की आएगी। बेसिकली इसमें दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को समझेंगे तो ये मॉडल पेपर ही है एक प्रकार से। तो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना पेपर नंबर 1 का नाम है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप है तो आपके लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी है ये। 2026, 27 या 28 में आप परीक्षा देंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर। ठीक है, पहला प्रश्न समझते हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। प्रश्न है क्या बाबू? प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार सिद्धांत विषय पर टिप्पणी कीजिए। अलंकार सिद्धांत के बारे में आपको बताना है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा। ठीक है, विशेष नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। ये नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे प्राप्त करना है। पहले हम चर्चा करते हैं अलंकार सिद्धांत के बारे में। साहित्य शास्त्र को ही काव्य शास्त्र भी कहा जाता है। बेसिकली हिंदी का जो काव्य शास्त्र है या साहित्य शास्त्र है वो संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रारंभ होता है, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है उससे पाली, पाली से पाली के बाद प्रकृत, प्रकृत के बाद अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्य और हिंदी का निर्माण हुआ। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से काव्य शास्त्र का उदय हुआ तो संस्कृत काव्य शास्त्र की बात करते हैं। लगभग 1500 वर्षों का जो इतिहास रहा भारतीय काव्य शास्त्र का, संस्कृत काव्य शास्त्र का, उसमें 6 संप्रदाय जो हैं वो सबसे प्रमुख संप्रदायों के रूप में उभरे, जिनमें पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय है बेटा अलंकार संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रणेता है आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्यशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी। दूसरा सिद्धांत है अलंकार सिद्धांत, जिसके प्रणेता है आचार्य भामह, एक ऋषि थे, मुनि थे। उन्होंने अलंकार सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने काव्य की आत्मा अलंकार को स्वीकार किया। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा भरत मुनि मानते हैं, नाटक को पांचवा वेद भरत मुनि कहते हैं। तो काव्य शास्त्र की जो परंपरा की शुरुआत हुई है वो भरत मुनि से हुई है, रस संप्रदाय के प्रणेता है। दूसरा सिद्धांत अलंकार सिद्धांत, आचार्य भामा काव्य अलंकार नाम की पुस्तक लिखते हैं। दंडी वगैरह भी इसका समर्थन करते हैं अलंकार सिद्धांत का, और तमाम विद्वानों समर्थन करते हैं। इसके अलावा तीसरा सिद्धांत आता है रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत की बात करें तो रीति सिद्धांत के प्रमुख आचार्य या प्रणेता आचार्य का नाम है आचार्य बामन। बामन नाम के एक ऋषि हैं, मुनि थे और आचार्य बेसिकली कह सकते हैं। उन्होंने रीति संप्रदाय का प्रचलन किया, प्रणयन किया। रीति संप्रदाय में रीति को काव्य की आत्मा को स्वीकार किया गया। चौथा संप्रदाय आता है ध्वनि संप्रदाय, जिसको आनंदवर्धन ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा पांचवा सिद्धांत आप मान सकते हैं औचित्य संप्रदाय, आचार्य कुंतक और क्षेमेंद्र जो है, क्षेमेंद्र ने जो है औचित्य विचार चर्चा नाम की पुस्तक भी आती है। तो औचित्य संप्रदाय और एक संप्रदाय और है आपका, ठीक है, तो औचित्य संप्रदाय और एक कुंतक का है, पता नहीं कौन सा। तो ऐसे 6 संप्रदाय का जो है प्रादुर्भाव अभी आगे चल करके हमने उसको भी रखा है। तो 6 संप्रदायों में जो सिस्टम बना वो बेसिकली जो है उनमें से ही 6 संप्रदायों में से अलंकार संप्रदाय एक सबसे फेमस संप्रदाय रहा है, आचार्य भामा। आचार्य भरत मुनि से लेकर के आचार्य विश्वनाथ तक या पंडित राज जगन्नाथ तक का इतिहास आप देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र का, तो लगभग 1500 वर्षों का इतिहास रहा है। तो वही सब चीजें आपको पढ़नी होती है। ना केवल आपको भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है, बल्कि आपको विदेशी काव्य शास्त्र भी पढ़ना है, यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र जिसको कहते हैं, जिसमें कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, ठीक है, जिसमें अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, जिसमें आपको जो है और भी चीजें पढ़नी है, फैंटेंसी पढ़नी है आपको, फैंटेंसी वाला सिद्धांत, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के सिद्धांतों के बारे में जानना है। और यही नहीं, इसके बाद में आपको आलोचना वाला पढ़ना है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि,
हजारी प्रसाद, नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य नगेंद्र, रामविलास शर्मा, ऐसे तमाम प्रकार के हिंदी के जो आलोचक रहे हैं, उनके द्वारा जो है क्या आलोचनाएं की गई या क्या चीजें बताई गई, नई समीक्षा क्या है, समीक्षा क्या है, आलोचना क्या है, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा सिलेबस अगर कहें हिंदी में, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बाद में हिंदी का सिलेबस जो सबसे बड़ा हुआ है वो बीए फिफ्थ सेमेस्टर का पहला चैप्टर जो है, मतलब पहला जो पेपर रहा है, वो सबसे बड़ा सिलेबस यही है आपका। क्लियर? यहां तक कि एमए में इतना बड़ा सिलेबस नहीं शामिल किया जाता है, लेकिन अब क्या ही बताएं जो है सिलेबस बनाने वालों को, किस तरीके से सिलेबस बना दिया कि एकदम से पूरा बच्चे परेशान हो जाएंगे। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में जो बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है पूरे भारत की, उसमें आप देखेंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र का अलग एक पेपर पढ़ना पड़ता है एमए में, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अलग पेपर पढ़ना पड़ता है, और आलोचना वाला पेपर अलग पढ़ना पड़ता है। इसमें 3 पेपर एमए के बीएचयू के समाहित कर दिए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं, तो एक बड़ा जबरदस्त जो है यहाँ पर आप चीजें हम समझाएंगे आपको। अलंकार संप्रदाय, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा अत्यंत समृद्ध और व्यापक रही है। यहाँ काव्य को केवल शब्दों का समूह नहीं माना जाता, बल्कि काव्य को यहाँ पर भाव, अर्थ और सौंदर्य का एक सजीव समन्वय माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर भाव, अर्थ और सौंदर्य भी काव्य के एक लक्षण या काव्य की तत्व के रूप में बहुत ही प्रमुखता से शामिल किए जाते हैं। काव्य सौंदर्य की अगर बात की जाए, और अधिक प्रभावशाली बनाने वाला तत्व होता है अलंकार। अलंकार जो होता है काव्य सौंदर्य को बहुत ही आगे बढ़ाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अलंकरोति इति अलंकारा, जिस प्रकार से एक स्त्री जब गहना पहन लेती है तो सुशोभित लगती है, खूबसूरत लगती है, सुंदर लगती है, इसी तरीके से जब एक जो है काव्य जो होता है, काव्य जो होता है बेटा, जब उसमें क्या हो जाता है, काव्य में जब वो हो जाता है, ठीक है, एक मिनट प्लीज वेट। हाँ, तो काव्य शास्त्र वही होता है, अलंकरोत इति अलंकारा, यानी अलंकार जो होता है बेटा, अलंकार जो होता है उसकी अगर बात करें तो क्या होता है अलंकार? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। काव्य में शोभा 2 टाइप से बढ़ती है। काव्य में शोभा कितने टाइप से बढ़ती है? 2 टाइप से बढ़ती है। एक तो काव्य में शब्दों में अलंकार जो है शब्दों को अच्छे तरीके से तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर पहुंचाए, और एक अर्थ की शोभा बढ़ती है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, और जब दोनों में शोभाएं बढ़ती तो उभय अलंकार होता है। अलंकार सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का वह महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें काव्य सौंदर्य का मूल स्रोत अलंकार को माना जाता है, और कविता का प्राण अलंकार को स्वीकार किया जाता है। अलंकार का अर्थ और परिभाषा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। अलंकार शब्द संस्कृत भाषा के धातु लंकृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सजाना या सुशोभित करना। इस प्रकार जो तत्व काव्य को सुशोभित करता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, उसे हम अलंकार की श्रेणी में रखते हैं। तो काव्य क्या होता है? अलंकरोति इति अलंकारा। ठीक है, आचार्य, बहुत सारे आचार्यों ने काव्य में अलंकारों की परिभाषा दी है। जैसे आचार्य भामा स्वयं, जिन्होंने अलंकार संप्रदाय का प्रणयन किया, उसको आगे बढ़ाया, वो कहते हैं, उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार पुस्तक का नाम है, और भामा नाम के एक ऋषि, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इन्होंने कहा काव्य के शोभा बढ़ाने तत्वों को अलंकार कहा जाता है, और अलंकार की परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा कि शब्दार्थों सहितो काव्यम तयो शोभाकरम अलंकारा, यानी कि शब्द और अर्थ के संयोग से जो काव्य बनता है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के मिलने से जो काव्य का निर्माण होता है, उसमें जो शोभा उत्पन्न करता है, शोभा उत्पन्न करने वाला तत्व ही अलंकार कहलाता है। ऐसा आचार्य भामा कहते हैं, शब्दार्थों सहितो काव्यम तयो शोभाकरम अलंकारा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आचार्य दंडी ने भी अलंकार संप्रदाय का समर्थन किया है। आचार्य दंडी की एक पुस्तक है काव्य आदर्श, बहुत ही फेमस पुस्तक है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता रहता है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दंडी की रचना कौन सी है? काव्यादर्श। दंडी कहते हैं अपनी रचना काव्यादर्श में अलंकार की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि शोभा काव्यस्य या को अपिसा अलंकार, यानी अर्थात जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करे वही अलंकार है। अतः यह स्पष्ट है कि अलंकार काव्य की शोभा और काव्य का जो आकर्षण होता है उसको और बढ़ा देता है। प्रधान साधन होता है आकर्षण का अलंकार। किसी भी कविता, जैसे आप पढ़ रहे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ पर चारुचंद की चंचल किरणें, चा व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार। तो ये जबरदस्त मजा आ रहा है पढ़ने में। जैसे आप पढ़ते हैं तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ है, अलग अलग अर्थ। ऐसे ही कनक कनक ते सौगुनी, अब 2 बार कनक कनक शब्द आ गया। जबकि बेसिकली अगर देखें तो काव्य दोष उत्पन्न हो जाएगा अगर यहाँ पर उसका दूसरा अर्थ ना निकले तो। काव्य दोष और काव्य गुण भी होते हैं, आगे चल करके आप पढ़ेंगे इसी काव्य शास्त्र में। तो अगर उन्हीं कनक का एक ही अर्थ मतलब दोनों कनक का होता तो वहां पर काव्य मतलब कि वो क्या होता, शब्द मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाते उसमें, यानी कि वहां पर काव्य दोष उत्पन्न हो जाता। लेकिन है क्या, लेकिन वहां पर काव्य दोष नहीं है, क्योंकि वहां पर एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना होता है। तो ये सब अलंकार के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो अलंकार जो होता है इसके सिद्धांत का उद्भव और विकास को समझते हैं। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रारंभिक काल में काव्य के 4 प्रमुख सिद्धांत विकसित हुए थे। प्रारंभ काल की बात है। पहला था रस सिद्धांत, जिसके प्रणेता है आचार्य भरत मुनि, लिख लीजिएगा। अलंकार सिद्धांत आचार्य भामह, रीति सिद्धांत आचार्य वामन और ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट लीजिए, भरत मुनि, भामह, वामन और आनंदवर्धन। चले, इसमें अलंकार सिद्धांत सबसे प्राचीन और प्रभावशाली मत है, मतलब कि ये रस सिद्धांत के बाद वाला सबसे प्राचीन है। आचार्य भामा और दंडी ने बाद में इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक दंडी और भामा को मानते हैं, वैसे भामा ज्यादा फेमस है। इसके बाद उद्भट ने भी अलंकार को स्वीकार किया। वामन ने भी रीति को बताते हुए अलंकार को काव्य की आत्मा को स्वीकार मानते हैं। आनंदवर्धन भी ध्वनि, जैसे कहते हैं ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि यह तरन तनुजा तप्तमाल तरो में ध्वनि तमाम देख रहे, तो ध्वनि वो अलंकारों से उत्पन्न होती है। आनंदवर्धन और मम्मट जैसे आचार्यों ने इस सिद्धांत की व्याख्या अपने अपने हिसाब से करी। अलंकार सिद्धांत की मूल धारणा की अगर बात करें, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार काव्य में सौंदर्य का मूल कारण अलंकार होता है। बिना अलंकार के काव्य फीका और नीरस और भावहीन माना जाता है। अलंकार ही वह माध्यम है जो कवि के भावों अधिक प्रभावशाली और मधुर ढंग से और स्मरणीय बना देता, ताकि उसको जब भी पढ़े तो मजा आ जाए। जैसे कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग, खिले हो जो बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा मनु बैठे हुए हैं, श्रद्धा का थोड़ा सा कपड़ा फटा हुआ है, वहीं पर एक इस तरीके से तुलना हो रही कि कैसे कि नील परिधान, नीला कपड़ा पहन करके श्रद्धा बैठी हुई है। श्रद्धा खूबसूरत है ही, ठीक है, उसका जो शरीर है वो गौर कलर का है, यानी गोरे कलर की है श्रद्धा, सुंदर है देखने में, मुखौटा अच्छा है। जब मनु उसको देखता है तो मनु थोड़ा सा जो है अंग दिखता है, दिख रहा मृदुल अधखुला अंग, थोड़ा सा अंग दिखता है कहीं, जैसे पैर पे या कहीं पर कुछ दिख रहा, तो वो ऐसा प्रतीत होता है। कवि कहता है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं क्या कि वो खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हो जो बिजुली के फूल, मेघ, मेघ माने बादल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जैसे काले बादलों के बीच में बिजुली का फूल चमक रहा हो, गुलाबी गुलाबी, उस तरीके से उसका अधखुला अंग प्रतीत होता है मनु को। ये यहाँ पर आप देखते, तो इस तरीके से तुलनाएं, अब ये स्मरणीय हमेशा यादगार हो जाता है। ऐसे बिहारी लाल को पढ़ेंगे, बिहारी लाल के एक एक दोहों के 4-4 5-5 अर्थ है। जैसे पहला ही बिहारी लाल का दोहा देख लीजिए, बिहारी सतसई का पहला दोहा कौन सा है?
क्या है? राधा नागर सोए और जातन की झाई परे श्याम हरे दुख होए। राधा जी को लेकर के है नहीं ये, ठीक है। तो वही चीज है। तो राधा जी के इसके अलावा जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैन नहीं सौ बात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। अब इस तरीके से दोहा लिखा बिहारी ने, तो आप सबको पता चल रहा होगा कि हाँ ये एकदम से जबरदस्त तरीके से आपको महसूस करवा रहा होगा, तो इसलिए स्मरणीय रह जाता है। तो सब अलंकारों के द्वारा संभव है। उदाहरण के रूप में नीलांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। नीलांबर को पहने हुए भगवान विष्णु शशि वर्ण के हैं, चार भुजाएं हैं उनकी। यह नीलांबर धर रूपक अलंकार का उदाहरण है जो विष्णु भगवान के सौंदर्य को अलंकृत करता है। ठीक है। अलंकार के प्रकार की बात की तो अलंकार मुख्यतया दो प्रकार के माने गए हैं। पहला होता है आपका शब्द अलंकार, जो केवल शब्दों की सुंदरता को बढ़ाता है, उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। और दूसरा होता है अर्थालंकार, जो केवल अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा को बढ़ाता है। और एक तीसरा अलंकार भी विद्वान ने बता दिया छुटमुट कि भाई उभय अलंकार एक होता है। उभय माने होता है जो शब्द और अर्थ दोनों की शोभा को बढ़ाता है। शब्द अलंकार में जैसे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में होती है, जैसे कि तरन तनुजा तरतमाल तरवर बहुछाई। अनुप्रास भी कई प्रकार का होता है, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, ऐसे तमाम प्रकार के होते हैं। यमक अलंकार ये सब आपको पढ़ना नहीं पूरा विस्तार से। यमक अलंकार जो होता है जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक कनक माने होता है सोना, एक कनक माने होता है धतूरा। ठीक है। या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। सोना को व्यक्ति अगर पा जाता तो बौरा जाता है, और धतूरा को कोई व्यक्ति खा लेता है तो बौरा जाता है। श्लेष अलंकार ऐसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई उबरे न मोती मानुष चून। पुनरुक्ति अलंकार, ये सब अलंकार हैं जो कि शब्द अलंकार हैं। ये सब शब्दों से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अनुकरण अलंकार भी, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, चंचल चपल चमक रही चांदनी चकोर चितवन में। क्या? चंचल चपल चमक रही चांदनी चकोर चितवन में। चा 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 व्यंजन वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर चा ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जिस पंक्ति में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाई, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है। ये चंदा चमके चम चम चिखेजो चंदा चोर, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। ऐसे दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। अर्थालंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कि उपमा अलंकार, हम उपमा करते हैं हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। रूपक अलंकार, जहां पर हम एकदम से उपमेय और उपमान को एकदम से मान लेते हैं, जिसकी तुलना एकदम सीधा सीधा वही बता देते हैं कि भाई जैसे कि एकदम से, जैसे हम कहते हैं तुम्हारे ओठ जो है, तुम्हारे ओठ जो है मूंगे के समान लाल है, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। उपमा हम मूंगे के ओठ से कर रहे हैं, और तुम्हारे होठ मूंगा एकदम से मूंगा ही है, समझ रहे हैं। यानी हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि का जो पद है कमल के समान है, या जो आंख है वो, तो इस तरीके से उपमा जो होती है इसमें संभावना व्यक्त होती है, इसमें उसमें पूरे का पूरा भेद रहित आरोप होता है। उपमेय में उपमान का जहां पर भेद रहित आरोप हो रूपक अलंकार, और जहां में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, मनु मानो जन जानो, जैसे मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनु मानो जन जानो इसके टाइटल है, उसको समझ जाते हैं। दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ये सब अलंकार अर्थालंकार के उदाहरण है। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझे, वह नयनों से बाण चलाती है। नयनों से बाण चलाना में यहाँ पर जो है, यहाँ रूपक अलंकार है, नयन को बाण चलाने वाले के रूप में रूपांतरित किया गया है। चले आगे बढ़ते हैं। मुख्य आचार्यों के मत संक्षेप में, आचार्य भामा काव्य में अलंकार को प्रमुख तत्व मानते हैं। अलंकारो अलंकारो अलंकारणम, दंडी ने कहा कि अलंकार ही काव्य का प्राण तत्व होता है।
इस तरीके से तमाम विद्वानों ने माना। और भी चीजों को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे पीडीएफ प्राप्त करने हैं 9161936062, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए लग रही है। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिए। 5th सेमेस्टर में तो आप लिख करके भेज दीजिएगा। आपको बता दूं कि अभी ऑफर चल रहा है, दीपावली चल रही है, उसमें भी ऑफर आपको मिल रहा है और उसके बाद भी ऑफर रहेगा आपके लिए, तो आप एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए 5th सेमेस्टर का कोर्स जो है मात्र 100 रुपए में आपको मिलेगा। उसमें आपको हिंदी के साथ साथ जियोग्राफी, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, 2 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, ठीक है। तो दोनों पेपर की तैयारी नहीं कि 4 पेपर ये हो जाएंगे और एक को करिकुलर में आपका जो एनालिटिक एबिलिटी है, डिजिटल अवेयरनेस, उसकी पूरी तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप, जैसे आप फीस कैसे पेमेंट करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, स्कैनर, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी के तमाम सारे प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलेंगे मात्र 100 रुपए फीस में। और जो बच्चे हमारे चाहते हैं गुरुजी हम 5वें सेमेस्टर में भी आप ही से पढ़ना चाहते हैं और 6वां भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या हमारे लिए कोई छूट है? अगर एक साथ ले तो हाँ, बिल्कुल आपके लिए छूट है। जो बच्चे 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए छूट यह है कि वो एक प्रकार से, क्योंकि एक सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, तो आपका 100 फर्स्ट सेमेस्टर का, 5th सेमेस्टर का 100 और 100 200, मतलब कि आपका 6 सेमेस्टर का टोटल कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपका ये 200 रुपए नहीं लगेगा क्योंकि आप एक साथ लेंगे। आपके लिए ऑफर ये है बेटा कि अगर आप 5th और 6th का एक साथ लेते हैं तो मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में आपका हो जाएगा। आप सीरीज खरीदते हैं, आप तमाम चीज खरीदते हैं, उसमें आपको तमाम पैसे व्यय होते हैं आपके, इससे ज्यादा पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। और उसमें आप देखिए 5 सब्जेक्ट की सीरीज, आपको 5 पेपर की सीरीज खरीदनी पड़ेगी, तो 5 पेपर ये और 5 पेपर 6 सेमेस्टर की, आप सोचो कम से कम आपका 600-700 रुपए की सीरीज आ जाएगी दोनों सेमेस्टर मिलाकर के। और मात्र 150 रुपए में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स में मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ेंगे, हमसे डायरेक्टली जुड़ भी पाएंगे। आपको कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, आगे भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी डिस्कशन आप हमसे कर सकते हैं। तो आप जुड़ जाइए, अगर जुड़ेंगे तो आप हमसे पढ़ेंगे तो आपके लिए पूरी व्यवस्था होगी। 9161936062 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर तुरंत एसएमएस करें और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाएं। आप तुरंत पूछ ले गुरुजी हमको 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर दोनों जुड़ना है, तब आपके लिए व्यवस्था 150 की होगी, नहीं तो इसे 100 रुपए फीस ही लगती है, बात आप ध्यान रखेंगे। तो तुरंत जुड़ जाइए, देर बिल्कुल भी ना करें। चलिए, उद्भट ने कहा काव्य की, मतलब इसकी अलंकार के बारे में। उद्भट जैसे विद्वानों ने कहा कि इन्होंने अलंकार को रस की शोभा बताया, अर्थात रस को उद्भासित करने वाला तत्व ही अलंकार होता है। क्योंकि अलंकारों को जब व्यक्ति अलंकारिक चीजों को पढ़ता तो उसके जो है रस का उत्पत्ति भी होती है। आचार्य बामन कहते हैं कि रीति ही काव्य की आत्मा है पर अलंकार उसका शरीर है। रीति काव्य की आत्मा है लेकिन अलंकार उसका शरीर है, ऐसा बामन कहते हैं। आनंदवर्धन जो ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता है, उन्होंने भी कहा कि ध्वनि सिद्धांत दे करके कहा कि रस ही सर्वोच्च तत्व है, परंतु अलंकार उसकी अभिव्यक्ति को सजाते हैं, अलंकार उसको और अच्छा बनाते हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत धीरे धीरे एक व्यापक सौंदर्य दर्शन के रूप में परिपक्व हो गया और अलंकार सिद्धांत बहुत ही फेमस हो गया। इसकी विशेषताओं की बात की जाए, अलंकार सिद्धांत की विशेषताएं, पहली विशेषता लिखिएगा, काव्य में सौंदर्य की प्रधानता होती है यहाँ पर। दूसरी बात है शब्द और अर्थ की सजावट यहाँ पर करी जाती है। शब्द में सजावट करेंगे तो शब्दालंकार, अर्थ में सजावट करेंगे तो अर्थालंकार। तीसरी विशेषता, भावों का कलात्मक अभिव्यक्ति माध्यम होता है अलंकार के द्वारा। कवि की सृजनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन होता है। जितने अलंकार जितने जबरदस्त तरीके से व्यक्ति कर पाता है वो उतना ही काव्य कौशल का प्रवीण योद्धा माना जाता है। रस के अनुभव को गहराई देता है। साथ ही साथ में ये सब 5 विशेषता लिख दीजिएगा। इस दृष्टि से अलंकार केवल बाह्य सजावट नहीं बल्कि भाव और विचार को कलात्मक रूप देने का भी एक साधन होता है। अलंकार किसी भी दृष्टि से देखें तो काव्य से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अलंकार एक प्राण तत्व भी काव्य का रहा है। अलंकार सिद्धांत की सीमाओं की बात की जाए तो कुछ लिमिटेशंस भी है, जहां विशेषताएं लाभ भी होता है किसी भी चीज का तो हानि भी होती है उससे। कुछ आलोचकों ने कहा कि यह केवल बाह्य शोभा पर बल देता है, अतः रस को नहीं एक प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरी बात, रस और ध्वनि सिद्धांत के आने के बाद यह मत गौड़ माना जाने लगा, यानी कि रस सिद्धांत और जो है रीति सिद्धांत के बाद में, ध्वनि सिद्धांत और रस सिद्धांत के बाद में अलंकार सिद्धांत का कोई महत्व ना रहा। लेकिन फिर भी अलंकार सिद्धांत किसी भी कटघरे में खड़ा हो, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट रहा है। अति अलंकरण से कविता की सादगी और भाव स्पष्टता नष्ट हो जाती है। अगर कभी जो होता है इतना अलंकार का प्रयोग कर देता है कि एक
आम जनमानस अगर उस रचना को पढ़ना चाहे तो उसको सही तरीके से समझ नहीं पाता है, यानी उसकी मूल आत्मा मर जाती है कविता की, ठीक है, उसका जो भाव होता है खत्म हो जाता है, उसका जो विचार होता है खत्म हो जाता है। परंतु यह भी सत्य है कि काव्य में बिना अलंकार के सौंदर्य अधूरा रहता है। अब आप मान के जिस तरीके से, जैसे फूल बिना सुगंध या मोती बिना बिना चमक के अधूरा लगता है, जैसे फूल में अगर सुगंध ना हो तो फूल एकदम 2 कौड़ी का लगेगा, ऐसे ही कविता 2 कौड़ी की लगेगी अगर उसमें अलंकार ना हो। अगर मोती में अगर चमक ना हो तो मोती 2 कौड़ी की लगने लगेगी, ठीक है। वैसे ही कविता बिना अलंकार के नीरस लगती है, ये बात ध्यान रखिए। हिंदी काव्य में अलंकार सिद्धांत का प्रभाव की अगर बात करें तो हिंदी काव्य में भी यह सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली रहा है। भक्ति काल के कवियों, खास करके तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास ने सहज रूप में अनेक अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। रीतिकाल में भी आप देखेंगे बिहारी लाल, केशवदास, पद्माकर जैसे कवियों ने अलंकारों का खूब बढ़ चढ़ करके प्रयोग किया है और काव्य को काव्य में प्राण तत्व माना। उदाहरण के रूप में साधो रहन न जाए, नयनन में बसी सूरत प्यारी, यहाँ रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार दृष्टिगोचर होते हैं। आधुनिक कवियों जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा ने भी भावात्मक और चित्रात्मकता के लिए कविता में अलंकारों का प्रयोग खूब अच्छे तरीके से किया, एक क्रिएटिव ढंग से, कलात्मक ढंग से किया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अलंकार सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का वह सौंदर्य दर्शन है जिसने भाषा, भाव और रस के बीच सेतु का काम किया, एक पुल का काम किया। इस सिद्धांत ने यह सिखाया कि कविता केवल भाव नहीं, वह भाव का सुंदर रूप भी है, ठीक है। अलंकार कविता को संजीवनी देता है और उसे शोभा, माधुर्य और प्रभाव को बढ़ता, इससे शोभा, माधुर्य, प्रभाव को बढ़ाता है अलंकार। यद्यपि ध्वनि, रस और रीति सिद्धांतों ने काव्य को मतलब कि इसको अलंकार सिद्धांत को चुनौती दी, परंतु इसका महत्व कभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी कोई भी उत्कृष्ट कविता अलंकारों की सजीव उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं मानी जा सकती। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि काव्य में जो तत्व शब्द और अर्थ दोनों को आलोकित करते हैं और सौंदर्य आलोकित करके सौंदर्य, माधुर्य और प्रभाव का सृजन करता है, वही अलंकार है और उस सौंदर्य दर्शन को समझने का मार्ग ही अलंकार सिद्धांत कहलाता है। इस तरीके से अलंकार सिद्धांत के बारे में मैंने आपको कह सुनाया, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाया। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, औचित्य संप्रदाय के बारे में बताएं। औचित्य औचित्य सिद्धांत के केंद्र, औचित्य को केंद्र में रख करके संक्षिप्त तथा सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। औचित्य सिद्धांत को केंद्र में रख करके इस पर टिप्पणी लिखिए। परिचय समझते हैं औचित्य का। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में औचित्य सिद्धांत जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसने काव्य में सभी तत्वों, खास करके औचित्य जैसे रस, अलंकार, रीति, शब्द और अर्थ, भाव, इसके बीच संतुलन और सामंजस्य को स्थापित किया। औचित्य माने होता है कि क्या जरूरी है काव्य के लिए, जो जरूरी है वो तत्व तो होना चाहिए, वही जरूरत को ही औचित्य कहा गया। यह सिद्धांत कहता है कि काव्य में प्रत्येक तत्व का यथा स्थान और यथा समय प्रयोग ही औचित्य होता है, यानी कि किस समय में काव्य लिखा जा रहा है और किस स्थान का काव्य लिखा जा रहा है, उस स्थान और समय के हिसाब से, यानी समय और स्थान के हिसाब से काव्य में तत्वों का बदलना जरूरी होता है। वो औचित्य क्या है, उस समय क्या औचित्य है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, इसका विचार करना ही औचित्य कहलाता है। अर्थात कविता का सौंदर्य केवल अलंकारों या रसों में नहीं, बल्कि इस बात में निहित होता है कि वे उचित स्थान, उचित मात्रा और उचित भाव के साथ प्रयुक्त है कि नहीं। अब ऐसा ना हो कि केशवदास के भांति कविता में बहुत ज्यादा छंदों का प्रयोग कर दे, अलंकारों का प्रयोग कर दे। छंदों का अजायब घर कहलाती रचना कौन सी? रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। केशवदास रीतिकाल के कवि है, बहुत बड़े विद्वान थे, मतलब रीतिकाल में उनके इतना काव्य शास्त्री या काव्य शास्त्र में प्रवीण जो है कोई नहीं था उस समय। इतने विद्वान आदमी का केशवदास थे जिसका कोई जवाब नहीं। इसीलिए उन्होंने इतना ज्यादा कठिन काव्य लिख दिया कि उनको कठिन काव्य का प्रेत तक कहा जाने लगा। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा रस, इतना ज्यादा छंद, इतना ज्यादा अलंकार का प्रयोग कर दिया कि एक आम जनमानस अगर केशवदास की रचना को पढ़ता है तो बोर हो जाता है, कठिन शब्दावलियों में लिखा। तो वही चीज है। तो क्या उचित स्थान पर, मतलब उचित मात्रा में, उचित स्थान पर, उचित भाव के साथ अगर इन चीजों का प्रयोग किया जाए तो अच्छा होता, यही औचित्य में कहा गया। औचित्य का अर्थ और परिभाषा। औचित्य शब्द संस्कृत के उचित से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है योग्य, उचित, समुचित और संगत। क्या जरूरत है किस समय, वही चीज। अतः औचित्य सिद्धांत का आशय है काव्य में प्रत्येक घटक का यथा स्थान, यथा काल और यथा पात्र का प्रयोग हो, यानी जहां जरूरत हो वहीं पर हो। आचार्य क्षेमेंद्र नाम के विद्वान ने औचित्य सिद्धांत को आगे बढ़ाया है, ठीक है।
आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया और कहा कि औचित्यम नाम सर्वस्य शोभा जनकम भवेता, यानी कि औचित्य ही वह तत्व है जो काव्य के सभी अंगों में शोभा उत्पन्न करता है और काव्य के सभी अंग कहाँ कहाँ पर और कब कब प्रयोग होंगे ये बताता है। इस प्रकार औचित्य सिद्धांत को काव्य सौंदर्य का नियंत्रण सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमको ये लिमिटेशन में रखता है कि हाँ कितने मात्रा में कब और कहाँ पर क्या प्रयोग करना है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्यों की बात की तो उनका नाम है क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी कश्मीर के महान साहित्यकार और काव्यशास्त्री थे। उन्होंने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में इस सिद्धांत का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया। उनका मानना था, हाँ और एक सिद्धांत और जो मैंने आपको वहां पर नहीं बताया था, औचित्य सिद्धांत के प्रणेता कौन है, आपके क्षेमेंद्र हैं। और आचार्य कुंतक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आचार्य कुंतक ने जो है कौन सिद्धांत दिया था, वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय किसने दिया है, आचार्य कुंतक ने। बात भी ध्यान रखिए। इसका कथन है, आचार्य क्षेमेंद्र कहते हैं कि रस रूप गुण, रस गुण अलंकार आदि का उचित प्रयोग ही काव्य को पूर्णता देता है। इसलिए इसका उचित प्रयोग, किसी भी चीज का उचित प्रयोग, कोई ज्यादा ना हो कोई कम ना हो, यही चीज उचित जो है विचार चर्चा में इन्होंने बताया। क्षेमेंद्र कहता है यदि रस अनुचित पात्र में हो तो असंगत प्रतीत होता है। ठीक है, पता चले विलेन को आप प्रेम करवा रहे से, एक मूवी बनी, पिक्चर बनी है, अब पिक्चर में पता चले कि हीरो प्यार न करके जो है विलेन प्यार कर रहा है, हीरो को प्यार ही नहीं मिल रहा है, हीरो की हीरोइन नहीं, हीरोइन हीरो से ना प्यार करके जो है विलेन से प्यार कर रही है और कहानी के अंत तक विलेन से ही प्यार करती, विलेन से ही शादी कर लेती है, हीरो वैसे रह जाता है, तो फिर वहां पर असंगतता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, क्षेमेंद्र कहते हैं कि यदि रस अनुचित पात्र में हो तो असंगत प्रतीत होता है। यदि अलंकार का प्रयोग भाव के प्रतिकूल हो तो वहां पर हानि पहुंचती है। यदि शैली और विषय में मेल ना हो तो कविता कृत्रिम लगने लगती, कि बनावटी कविता जानबूझ करके घसीटी गई है। जैसे आजकल की कवि जो कविता लिखते हैं वो घसीटा कविता होती है, कोई मतलब नहीं होता उसका। इसलिए उन्होंने कहा कि औचित्य ही काव्य काव्य जीवनम, अर्थात औचित्य ही काव्य का जीवन है। बिना औचित्य के काव्य जो होता है एकदम से बेकार सा लगता है। औचित्य सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए, पहली विशेषता है समन्वय का सिद्धांत। देखिए यह सिद्धांत विभिन्न काव्य तत्वों, खास करके रस, अलंकार, रीति, गुण और शब्द, इसके बीच समन्वय स्थापित करता है। औचित्य कि भाई कितना शब्द, गुण, रीति, अलंकार, रस कितनी मात्रा में और कब किस पात्र में होनी चाहिए, ये चीज की समन्वय स्थापित करता है। दूसरी विशेषता है औचित्य की परिस्थिति की संगति। पात्र यानी किस पात्र के लिए क्या करना है, काल, स्थान, भाव, देश, अवस्था, सबका संतुलित संयोग ही औचित्य है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं यदि वृद्ध पात्र प्रेम रस में डूबा हुआ हो या बालक नीति शिक्षा दे तो यह अनौचित्य कहलाएगा। यानी कि अगर मान लेते कोई वृद्ध वृद्ध पात्र कोई है कहानी का या कविता का, वो प्रेम रस में डूबा हुआ, वो प्रेम कर रहा हो, कहते हैं कि कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते, इश्क करते हैं लेकिन कोई शक नहीं करते। तो वहां पर अगर एक बुढ़े को प्रेम करता हुआ दिखाया जाएगा, एक विलेन को मैंने आपको बताया नहीं था, एक बुढ़े को प्रेम करता हुआ दिखाया जाएगा तो वो अनुचित मतलब बेकार प्रतीत होगा। बालक प्रेम करे, युवा अवस्था वाले प्रेम करे, ठीक चलता है। बालक नीति शिक्षा अगर दे रहा हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा। एक गुरु एक शिक्षा मतलब शिष्य को शिक्षा दे रहे तो ठीक बात है, ये अनुचित होगा। यहाँ पर क्या है, उचित चीजें नहीं है, यही सब चीजें सुधारनी होती है। तीसरी विशेषता है भाव और भाषा का सामंजस्य। देखिए औचित्य सिद्धांत यह सिखाता है कि भाषा, भाव और विषय में सामंजस्य हो। जैसे कोमल भाव में कोमल शब्द का प्रयोग हो और वीर भाव में ओज शब्दावली का प्रयोग हो, ओजस्वी शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, यानी कि जैसे अगर मधुरता की बात हो, प्रेम की बात चल रही हो तो वहां पर कुछ मधुर शब्दावलियों का प्रयोग हो, और यहाँ पर मारपीट की बात चल रही है वहां पर उस तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग। अगला प्रश्न, रस की मर्यादा का पालन करना। देखिए रस की अभिव्यक्ति पात्र और परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। जैसे श्रृंगार रस में कोमलता, वीर रस में ओज और करुण रस में मृदुता, इन सभी की जो है रस का प्रयोग होना चाहिए। इस तरीके से चीजें होती हैं, यही सब औचित्य है। पांचवी विशेषता है औचित्य की काव्य में नैतिकता और की जो है संयम होना चाहिए। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को केवल सौंदर्य का नहीं बल्कि नैतिक मर्यादा का भी मापदंड बताया है। कविता में अश्लीलता या असंगति ना हो, यही औचित्य का धर्म होता है। ये बात स्पष्ट रूप में आचार्य क्षेमेंद्र ने यहाँ पर समझाई। उदाहरणतः हम कह सकते हैं जैसे कि उदाहरण एक में अगर देखेंगे, श्याम घटा गहराए रही है, मोर पंख फैलाए हैं। यह वर्षा का वर्णन करते हुए प्रकृति और भाव
दोनों का उचित मेल किया गया है कि श्याम घटा घहराए रही, श्याम घटा घहराए रही मतलब कि जो है बादल एकदम से काले पड़ गए हैं, मोर पंख फैलाए हुए हैं। तो ये यहाँ पर प्रकृति और भाव दोनों, वर्षा का वर्णन करते हैं, प्रकृति और भाव दोनों यहाँ पर उचित मेल खाते हैं। औचित्य सिद्धांत का आदर्श रूप यहाँ पर दिखता है। उदाहरण 2 में देखिए अगर आप, जैसे वीर रस की कविता में यदि कवि मतलब कि अत्यधिक कोमल शब्दों का प्रयोग करे तो रस का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, वहां पर वीर रस उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। यहाँ अनुचित कहलाएगा, यानी कि मान वीरता पूर्वक बात हो रही, वहां पर आप खूब कोमल कोमल शब्दावली की बात करें। मारपीट हो रही तो आप कह रहे श्रीमान, श्रीमान बताइए श्रीमान क्या हो रहा है, आपने हमको क्यों मारा श्रीमान। अगर 2-3 लपोटा आपको खींच खींच के मार दिया कोई, आप उससे करें श्रीमान हमको क्यों मार रहे हैं, वहां पर थोड़ा गड़बड़ लगेगा। यहाँ पर 2-3 लपोटा मार तो 4-5 तो खींच कर अगर जड़ दिए तो ये होता है आपका वहां पर टिट फॉर टेट, ईट का जवाब पत्थर से। ठीक है, सठे साठ्यम समाचरेति। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। प्रेम में व्यंग और शोक में हास, यह भी अनुचित होता है। ऐसे मान लेते हैं कोई प्रेम की बात हो रही, प्रेम में आप हमेशा एक मजाक की बात होती है, जो है व्यंग करते रहते हैं, तो वो भी गलत बात होती है। अगर कोई व्यक्ति शोक है, जैसे राजा किसी के यहाँ पर कोई मरा हुआ हो, वहीं पर जाकर के आप कॉमेडी की वीडियोस लगा दें या हंसने लगे जाकर के, तो वो सब चीज औचित्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब चीज कविता में भी आपको ध्यान से देखना होता है। औचित्य का महत्व क्या है, रीडिंग लेंगे। औचित्य का, औचित्य सिद्धांत का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ औचित्य। देखिए काव्य में संतुलन, मर्यादा और यथार्थता लाता है, इसीलिए इसकी जरूरत होती है। यह सभी काव्य तत्वों को एक सूत्र में बांधता, चाहे रस छंद अलंकार हो। कविता को कृत्रिमता से मुक्त कर स्वाभाविक सौंदर्य प्रदान करता है। यह कवि को मार्ग दर्शन करता है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे कहा जाए। अतः औचित्य सिद्धांत केवल सौंदर्य नहीं बल्कि काव्य नीति सिद्धांत भी होता है। आधुनिक दृष्टि से औचित्य सिद्धांत की प्रासंगिकता की अगर बात करें, आज भी औचित्य सिद्धांत की महत्ता बनी हुई है। चाहे वह कविता हो, कहानी हो या नाटक हो, प्रत्येक में उचित भाषा, उचित पात्र, उचित भाव आवश्यक होते हैं। आधुनिक आलोचक इसे कला में सामंजस्य का सिद्धांत भी कहते हैं। औचित्य सिद्धांत को कला में सामंजस्य सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि कला के सभी तत्वों को तालमेल के साथ सही ढंग से सही समय पर बैठाने का काम करता है औचित्य। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि औचित्य सिद्धांत ने काव्य को केवल सौंदर्य की दृष्टि से नहीं बल्कि संतुलन, मर्यादा और संगति के दृष्टिकोण से समृद्ध किया है। आचार्य क्षेमेंद्र का यह सिद्धांत रस, अलंकार, रीति और ध्वनि सभी सिद्धांतों के बीच एक पुल का बनकर के खड़ा है, सेतु बनकर के खड़ा है। इस सिद्धांत का सार एक वाक्य में अगर समझे तो जहां सब कुछ उचित है वही सच्चा काव्य है। यही औचित्य का लक्षण है कि भाई सब कुछ उचित हो, सब कुछ मर्यादित हो, किसी चीज की अधिकता, किसी चीज की कमी ना महसूस हो। जब काव्य में प्रत्येक घटक खास करके रस, छंद, अलंकार, भाव, शब्द, पात्र, परिस्थिति अपने अपने उचित स्थान पर समरसता से स्थित हो या होते हैं, तब जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वही औचित्य होता है और इस संतुलन के साधने का नाम औचित्य सिद्धांत कहा जाता है। इस तरीके से हमने औचित्य सिद्धांत के बारे में एक बढ़िया टिप्पणी दीर्घोत्तरीय में कर ली और अलंकार संप्रदाय आपका हो गया और औचित्य संप्रदाय आपका हो गया। अपने आप में ये एक एक चैप्टर है और मैं इन चैप्टर्स को, आप लोग परेशान होते गुरु जी चैप्टर्स नहीं पढ़ाएं, ये चैप्टर से ही चल रहे हैं। तो ये महाभारतन क्लास, महासंग्राम क्लास है, इसमें तमाम सारे चैप्टर आपको मिलते रहेंगे। अगला चैप्टर से आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि बताए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि के भी अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आप में एक चैप्टर में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारत के सबसे बड़े आलोचक हिंदी साहित्य के रहे हैं। इनकी आलोचना दृष्टि को समझना बहुत सरल काम नहीं, बहुत कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 में जन्म हुआ, 1941 में मृत्यु। हिंदी साहित्य के प्रथम वैज्ञानिक और आधुनिक आलोचक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदी आलोचना को एक ठोस बौद्धिक आधार प्रदान किया जो इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। हिंदी आलोचना के पुरोधा माने जाते हैं आप आचार्य शुक्ला जी। उन्होंने आलोचना को केवल रस, अलंकार या सौंदर्य बोध तक सीमित न रख करके उसे जीवन मूल्यों, सामाजिक यथार्थ और ऐतिहासिक दृष्टि से भी जोड़ा। इस प्रकार उनकी आलोचना दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य केवल आनंद नहीं बल्कि जीवन निर्माण और मानवता की उन्नति करना होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्या करते हैं, आलोचना दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य केवल आनंद नहीं बल्कि जीवन निर्माण और मानवता की उन्नति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि के कुछ पक्ष हैं, उन पक्षों के आधार पर हम इनकी आलोचना दृष्टि को समझेंगे।
सबसे पहली बात है तो ऐतिहासिक दृष्टि, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें शुक्ला जी का, तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास को ऐतिहासिक क्रम में प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके आपने साबित कर दिया कि आपसे बड़ा आलोचक कोई नहीं था हिंदी साहित्य में। उन्होंने यह बताया कि प्रत्येक युग का साहित्य उस युग की सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक परिस्थितियों का दर्पण होता है। इसीलिए इन्होंने जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी आचार्य शुक्ला ने, चूंकि उन्होंने प्रवृत्तियों विशेषताओं के आधार पर ही काल विभाजन किया। उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। हिंदी साहित्य का इतिहास मेरे पास रखा हुआ है, बहुत ही फेमस ग्रंथ है। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो ये पुस्तक आपके पास 100% होनी चाहिए। अगर ये पुस्तक आप नहीं पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य से आप एमए या बीए करने की सोच रहे हैं तो आप भूल जाइए। वैसे आप पढ़ सकते हैं बीए, लेकिन अगर आपको हिंदी से आगे बढ़ना, टीजीटी पीजीटी से लेकर के नेट जेआरएफ, तो आपको जरूर एक बार हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक दृष्टि से अगर देखें, सोशल पर्सपेक्टिव, शुक्ल जी ने साहित्य को समाज का दर्पण माना है। उनके अनुसार साहित्यकार का कर्तव्य केवल सौंदर्य का सृजन नहीं, बल्कि समाज के दुख दर्द, अन्याय और असमानता को दूर करना होता है। वे लोक मंगलवादी आलोचक है। कौन? आचार्य शुक्ला जी लोक मंगलवादी आलोचक है। अर्थात साहित्य जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए, ऐसा मानते हैं कि साहित्य लिखा जाए तो इससे जनता का कल्याण हो, जनता सुखी रहे, जनता उससे एक प्रकार से प्रभावित हो, आगे बढ़े। नैतिक दृष्टि भी इन्होंने अपने उसमें दी है, आलोचना दृष्टि में नैतिक दृष्टि भी आती है, मोरल व्यू पॉइंट। उनके अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना और नैतिक उन्नति करना है। उन्होंने कहा कि काव्य वही श्रेष्ठ है जो हमारे हृदय में उत्तम प्रवृत्तियों को जागृत करे। बिल्कुल सही बात कही। इसलिए उन्होंने काम रस, विलासिता या वासना मूलक काव्य का विरोध हमेशा किया है। जो काम रस या विलासिता या वासना मूलक काव्य लिखे जा रहे थे उसका जम करके विरोध किया आपने। मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी शुक्ला जी में आपको दिखाई पड़ती है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी। देखिए, शुक्ल जी कवि और पाठक दोनों के मन के भावों का गहन विश्लेषण करते हैं। उनका कहना था कि काव्य में रस या सौंदर्य तभी प्रभावशाली होगा जब कवि की भावनाएं सत्य और हृदयगत होंगी। ठीक है, जब कवि की भावनाएं सत्य और हृदयगत होगी तभी वह प्रभावशाली होगा कोई भी काव्य या सौंदर्य। अगला जो उनकी दृष्टि है यथार्थवाद, रियलिज्म पर क्या कहते हैं। उन्होंने काव्य को जीवन सापेक्ष बनाने पर बल दिया। उनके अनुसार काव्य में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, वह जीवन के यथार्थ से प्रेरित होनी चाहिए। काव्य कोई भी रचना लिखी जाए तो जीवन के यथार्थ से प्रेरित होनी चाहिए और जनता का कल्याण होनी चाहिए, लोक मंगल की भावना के साथ होनी चाहिए। उन्होंने तुलसी, कबीर, सूरदास जैसे कवियों की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि उनके काव्य में जीवन की सच्चाई और जनमानस की भावना झलकती थी, जनता का कल्याण उससे होता था। इसीलिए इन्होंने कबीर को उतना महत्व तो नहीं दिया, लेकिन तुलसी और मलिक मोहम्मद जायसी, इन दो कवियों को आचार्य शुक्ल जी ने बहुत महत्व दिया। शुक्ल जी की आलोचना की विशेषताओं की अगर बात की है तो शुक्ला जी की आलोचना की कई विशेषताएं, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहला क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इनका जो आलोचना करने की शैली थी वो वैज्ञानिक थी, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक थी। दूसरी बात है सामाजिक यथार्थ पर बल देते हैं। ये सोशल जो चीजें हो रही समाज में उस पर, उसके बारे में लिखा जाए, उससे अनभिज्ञ न हुआ जाए। नैतिकता और आदर्शवाद का समन्वय करते हैं। भाषा की सरलता और प्रवाह की बात करते हैं। इतिहास आधारित आलोचना की बात करते हैं। लोक मंगल की भावना भी इसकी विशेषता है। ये सब विशेषताएं हैं आलोचना की। शुक्ल जी के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक यथार्थ पर बल, नैतिकता और आदर्शवाद का समन्वय, भाषा की सरलता और प्रवाह, इतिहास आधारित आलोचना और लोक मंगल की भावना। उदाहरण सहित अगर व्याख्या देखें तो भक्ति काल के कवियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, आचार्य शुक्ला जी ने, कि भक्ति आंदोलन ने भारत की जनता को नैतिक बल और एकता प्रदान करी। उन्होंने कबीर और तुलसी को समाज सुधारक कवि माना और रीति कवियों की आलोचनाएं की क्योंकि वे लोक से कटे हुए थे। रीति काल कवि जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, नक्सिक वर्णन करते थे, विलासिता चीजें जो है प्रेम पर ज्यादा लिख रहे थे, स्त्रियों के रूप लावण्य का वर्णन कर रहे थे। इसलिए शुक्ला जी को चीजें पसंद बिल्कुल भी नहीं आई क्योंकि समाज से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला था। शुक्ल जी की आलोचना का प्रभाव की बात की जाए तो उनकी आलोचना दृष्टि ने हिंदी साहित्य में हिंदी आलोचना को सामाजिक चेतना प्रदान करी। साथ ही साथ में आप देखेंगे उसके बाद आने वाले आलोचक, खास करके आचार्य शुक्ल के बाद में आने वाले नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह आदि उनकी परंपरा से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने हिंदी आलोचना को केवल साहित्यिक विमर्श न बना करके
मानव मूल्य और समाज सुधार का एक माध्यम बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि साहित्य में जीवन की गंध की समर्थक है। उन्होंने कहा कि साहित्य का मूल्य इस बात में है कि मनुष्य के जीवन को कितना स्पर्श करता है। उनकी आलोचना में लोक मंगल, नैतिकता, यथार्थ और जीवन रस का अद्भुत समन्वय है। यही उन्हें हिंदी आलोचना का जनक बनाता है और बिल्कुल वो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि ने हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक, सामाजिक और मानवतावादी रूप प्रदान किया। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने साहित्य को जीवन का अनुकरण नहीं बल्कि जीवन का निर्माण माना। इसलिए आज भी वे हिंदी आलोचना के आधार स्तंभ के रूप में पूजे जाते हैं। जब भी हम बात हिंदी साहित्य में आलोचना की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल का नाम हमारे मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाता है। सारांशतः शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि में साहित्य लोक मंगल का साधन है, सौंदर्य नहीं। संवेदना का सत्य ही उसका परम उद्देश्य है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। 3 दीर्घ उत्तरीय हो चुके हैं। आपके चौथा प्रश्न है, चौथा आपका एक चैप्टर है, एक चैप्टर समझ लीजिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं और काव्य दोष किसे कहते हैं, दोनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। शब्द शक्ति पहले समझेंगे, फिर काव्य दोष के बारे में हम जानेंगे काव्य दोष क्या होता है। शब्द शक्ति के बारे में हम समझेंगे शब्द शक्ति क्या होती है। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बेटर अंदाज में समझाने का प्रयास रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, शब्द शक्ति किसे कहते हैं और काव्य दोष किसे कहते हैं, दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द शक्ति एक चैप्टर का नाम है। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। काव्य दोष भी एक टॉपिक है, एक अपने आप में चैप्टर है, और काव्य गुण भी एक चैप्टर है। तो काव्य दोष आज और शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में हमेशा पूछा गया है। भारतीय काव्य शास्त्र में शब्द और अर्थ को काव्य की आत्मा माना गया है। ठीक है, शब्दार्थों सहित तो काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि शब्द और अर्थ के बिना काव्य अधूरा माना जाता है। जब शब्द अपने सामान्य अर्थ के अतिरिक्त कोई गूढ़ रहस्य, अप्रत्यक्ष या विशेष अर्थ व्यक्त करता है, तब उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं, वर्ड पावर कहते हैं। वहीं जब कवि की रचना में कोई ऐसी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है जिससे रस, अर्थ या सौंदर्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रस में, अर्थ में, सौंदर्य में बाधा उत्पन्न हो जाए काव्य में, तो उसे हम काव्य दोष कहते हैं, पोएटिक डिफीट कहते हैं अंग्रेजी में। दोनों ही तत्व, शक्ति और दोष, काव्य की गुणवत्ता के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि सब शक्तियां काव्य को पावरफुल बनाती हैं, वहीं पर काव्य दोष जो होते हैं, काव्य में जो कमियां रह जाती हैं या कवि से कुछ गलतियां त्रुटियां जो होती हैं, वो चीजें वहां पर समझ में आती हैं। शब्द शक्ति का अर्थ और परिभाषा समझेंगे, इसका स्वरूप समझेंगे, उसके बाद में काव्य दोष संवाद में देखेंगे। शब्द शक्ति परिभाषा लिखेंगे, जब किसी शब्द का प्रयोग उसके मुख्य अर्थ के अतिरिक्त गौण या लाक्षणिक अर्थ में किया जाता है, तब वह शब्द शक्ति कहलाता है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में और मम्मट ने काव्य प्रकाश नाम की रचना में, मम्मट की रचना का क्या नाम है, काव्य प्रकाश। भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम है, नाट्य शास्त्र। इसमें 3 प्रकार की शब्द शक्तियां बताई गई हैं, मानी गई हैं, और विद्वानों ने 3 प्रकार की शब्द शक्तियां ही बताई हैं। पहली शब्द शक्ति का नाम है अभिधा, दूसरी का नाम है लक्षणा और तीसरी का नाम है व्यंजना। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा की बात की जाए तो अभिधा शक्ति जो होती है, शब्द शक्ति, इसके अर्थ को समझें। देखिए, जब शब्द जो होता है अपने मुख्य या सामान्य अर्थ को ही प्रकट करता है, यानी जो लिखा है उसका वही अर्थ होता है, कोई ऐसा शब्द जिस शब्द का अर्थ जो निर्धारित है वही होता है, तब हम उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। कोई इसमें जो है वो नहीं होता है। यह शक्ति शब्द की प्राथमिक शक्ति होती है कि शब्द का एक अर्थ होगा जो डिसाइड है, निर्धारित है। उदाहरण के रूप में जैसे अगर हम समझें, सूर्य उदित हुआ, सूर्य उदित हुआ, ये अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। इसमें क्या है, यहाँ पर सूर्य शब्द जो है इसका अर्थ है सीधा सीधा सूर्य देव से। यह अभिधा शब्द शक्ति है कि सूर्य उदित हुआ, यानी कि सूर्य का उदय हुआ, साफ साफ अर्थ है, कोई इसका दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई लाक्षणिक या प्रतीकात्मक अर्थ नहीं निकल रहा है। शुक्ला स्टडी पॉइंट कहता है कि अभिधा शब्द शक्ति काव्य की स्पष्टता और सरलता की प्रतीक है।
यह शक्ति वह आधार है जिस पर अन्य शक्तियां टिकी हुई है, चाहे वो लक्षणा की बात हो चाहे वो व्यंजना की बात हो। अभिधा माने एकदम सामान्य छोटी सी मतलब सब शक्ति जो है प्राथमिक शक्ति। दूसरी है लक्षणा सब शक्ति। लक्षणा सब शक्ति की अगर बात की जाए तो इसका लिखिए अर्थ, जब शब्द का मुख्य अर्थ लेने पर वह अयुक्त या असंगत लगे, यानी कोई शब्द है, उस शब्द का जो अर्थ है वास्तव में अभिधा में उस अर्थ को अगर हम लें और वह अर्थ सटीक ना बैठ रहा हो काव्य में, उस अर्थ का कोई दूसरा अर्थ निकल रहा हो उस शब्द का, तब जो गौण अर्थ लिया जाता है वही लक्षणा सब शक्ति होती है। दूसरा अर्थ निकले, जो वास्तविक अर्थ है वो ना निकल करके कोई दूसरा अर्थ निकले, जो छुपा हुआ अर्थ है, गौण अर्थ है, जब वह निकलता है तो उसको हम लक्षणा सब शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षणा सब शक्ति। उदाहरण के रूप में समझें और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि गंगा किनारे बसा गांव, यहां गंगा शब्द नदी के जल के लिए नहीं प्रयोग किया गया है बल्कि उसके तट के लिए प्रयोग किया गया। गंगा यहां पर जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? नदी के लिए नहीं, बल्कि गंगा नदी जल के लिए प्रयोग किया गया। मतलब जल के लिए नहीं बल्कि उसके तट के लिए, जो कि उसके तट पर गांव बसा है तो उसका प्रयोग किया गया है। इसलिए यहां पर क्या है? लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी यहां पर उसका मुख्य अर्थ ना लेकर के उसका गौण अर्थ लिया जाता है। लक्षणा सब शक्ति कवि को कल्पना और प्रतीकात्मकता प्रदान करती है। यह शक्ति शब्द को अर्थ की गहराई में ले जाती है। ठीक है, शब्द की गहराई से या शब्द के और कौन से अर्थ हो सकते हैं वहां तक घसीटती है। तीसरी होती है व्यंजना सब शक्ति। व्यंजना सब शक्ति की अगर बात की जाए तो जब शब्द अपने मुख्य और गौण अर्थ, यानी मुख्य अर्थ किसमें होता है? अभिधा में मुख्य अर्थ होता है और गौण अर्थ किसमें होता है? लक्षणा में, लक्षणा सब शक्ति में। इसके परे कोई तीसरा गूढ़ अर्थ प्रकट करती हो, यानी कि यहां पर ना तो मुख्य अर्थ निकल रहा हो उसका, ना ही गौण अर्थ निकल रहा हो उस शब्द का, उसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा हो, तीसरा कोई अर्थ प्रकट कर रहा हो जो पाठक के हृदय या मनोभाव में उद्भासित हो रहा हो, वह व्यंजना सब शक्ति कहलाता है। यह सब शक्ति आत्मा की, मतलब आत्मा मानी जाती है, काव्य की आत्मा। चूंकि जो व्यंजना सब शक्ति होती है ये गौण अर्थ और उससे दोनों से परे होती है, अलग अर्थ निकलता है उस शब्द का। जैसे नयन जल से भीगे आंचल, यह आंचल के भीगने का सीधा अर्थ नहीं है कि आंचल भीग रहा है, बल्कि यहां पर आंचल भीगने का मतलब होता है कि दुख से एकदम से बहुत दुखी हो जाना। ठीक है, नयन जल से भीगे, मतलब नयन जल से भीगे आंचल, यानी इतनी आंसू बही कि आंचल भीग गया। यहाँ पर वहां पर आंचल का अर्थ आंचल नहीं होगा कि आंचल भीग गया, यहाँ पर उसका अर्थ होता है कि दुख में बहुत ज्यादा है व्यक्ति, और इतनी आंसू थोड़ी गिरते हैं कि पूरा आंचल भीग जाए, वो नहीं गिरते हैं। वहां पर एक प्रतीकात्मक शब्दावली है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का कहा जाता है कि जो है नयनन की पग से ही जल धोयो, मतलब कि जो है नयनन के जल से ही पग धोयो सुदामा का। तो क्या इतना कटोरा भर पानी, मतलब थरिया भर पानी निकल गया था आंसू से? नहीं, वही आंसू जो है जो गिरा 10-12-15 बूंद सुदामा के चरणों पर जाकर के गिरा, और उसी से उन्होंने हाथ से बढ़िया साफ कर दिया, बाद में अच्छे से जल मंगा करके धोया। लेकिन वहां पर कहा क्या गया कि नयनन के पग से ही जल, मतलब नयनन के जल से ही पग धोयो। ठीक है, तो वो चीज वहां पर क्या है? वहां पर लक्षणा सब शक्ति नहीं बल्कि वहां पर व्यंजना सब शक्ति का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर आंचल के भीगने का सीधा अर्थ नहीं बल्कि यहाँ पर विरह का अर्थ निकल रहा है कि भाई नयन जल से भीगे आंचल का मतलब होता है विरह से एकदम से दुखी है महिला, दुख या करुणा का गूढ़ भाव यहाँ पर उत्पन्न होता है। यही व्यंजना सब शक्ति है। शुक्ला जी पॉइंट कहता है कि व्यंजना सब शक्ति काव्य में रस सृष्टि और भाव गहनता का मूल स्रोत है। आचार्य आनंद वर्धन ने इसे ध्वनि सिद्धांत का आधार माना है। व्यंजना सब शक्ति काव्य की आत्मा कही जाती है। ठीक है, और काव्य में बेसिकली व्यंजना सब शक्ति का प्रयोग करके ही चमत्कार या अलंकार या तमाम प्रकार की ऐसी चीजें उत्पन्न करी जाती है। तो सब शक्तियां आपको समझ में आई क्या होती है? सब शक्तियां, सब शक्तियां 3 प्रकार की, तो क्लियर होगा ना आपका। आगे बढ़ते हैं। सब शक्ति ये होती है। काव्य दोष समझते हैं। काव्य दोष क्या है? काव्य दोष का अर्थ और प्रकार, परिभाषा देखिए काव्य दोष का। तो जब काव्य में ऐसे अवगुण उत्पन्न हो जाएं जो उसकी रसात्मकता, सौंदर्य या अर्थ गौरव को हानि पहुंचाए, उन्हें काव्य का दोष कहा जाता है। ठीक है, जो क्या करें? सौंदर्य को नुकसान पहुंचाते हैं, रसात्मकता को नुकसान पहुंचाए या अर्थ गौरव को नुकसान पहुंचाए, हानि पहुंचाए,
ऐसे चीजों को हम काव्य दोष कहते हैं। आचार्य मम्मट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दोषा सदोषो यस्मिन् रसादयो न दृश्यन्ते, दोषा सदोषो यस्मिन् रसादयो न दृश्यन्ते। ये किसने कहा? आचार्य मम्मट ने कहा। अर्थात जहां रसादि गुण ना हो या उनमें बाधा पहुंचे वही काव्य दोष उत्पन्न हो जाता है। जहां पर रसास्वादन एक पाठक ना पढ़ पाए। कविता को पढ़ने से, नाटक को देखने से और किसी भी चीज को सुनने से जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, जो हंसी का भाव या फिर जो भी भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, वही रस होता है। तो जब रस का स्वादन कोई पाठक नहीं कर पाता, चाहे वो मंचन नाटक को देख करके हो या किसी कविता को पढ़ करके हो या किसी चीज को सुन करके हो, वो चीज जब रसास्वादन नहीं कर पाता तो वहीं पर जान लीजिए कि बाधा उत्पन्न हो गई किसी चीज में। वही बाधा काव्य दोष होता है। काव्य दोषों का प्रकार देखेंगे। काव्य दोष कई प्रकार का होता है। पहला होता है शाब्दिक काव्य दोष, जो शब्दों में होता है। जब शब्द विन्यास या भाषा की अशुद्धि की वजह से काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाए तो यहाँ पर जो है शाब्दिक दोष होता है, वर्बल फॉल्ट्स इसको कहते हैं। जैसे कि अनुचित शब्द का प्रयोग कर दें आप कविता में, जिस शब्द का प्रयोग वहां पर जरूरी ना हो उस शब्द का प्रयोग कर दें। प्रायः जो नए नए कवि होते हैं वो अनुचित शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। अपभ्रंश माने होता है अशुद्ध चीजें, बेकार, एकदम से घसीटा, अशुद्ध व्याकरण, इन सभी का प्रयोग करें तो वो आपका शाब्दिक दोष कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर कहें जैसे नदी बहत है, अब नदी बहत है यहाँ पर जो है शाब्दिक दोष है। नदी बहत है, यह व्याकरणिक दोष यहाँ पर उत्पन्न है, यानी कि एक दोष है। सही क्या है? नदी बहती है। नदी बहती है, ये नदी का स्पष्ट रूप हुआ, सरल रूप हुआ। तो काव्य में जब क्या होता है, व्याकरणिक अशुद्धि हो, यानी शब्द सही तरीके से न लिखे हो, तो वह होता है शाब्दिक दोष। दूसरा देखिए शाब्दिक दोष की परिभाषा लिखिए। शाब्दिक दोष भाषा की असावधानी का परिणाम है। यह कवि की कला संवेदना को कमजोर कर देता है। दूसरा है अर्थ दोष। शब्द में दोष हो गया। दूसरा है अर्थ दोष। जब कथन का अर्थ असंगत, विरोधी या निरर्थक हो जाए तब अर्थ दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कथन जो भी कहा गया उसका अर्थ जो है सही तरीके से नहीं निकल रहा है। जैसे अंधे ने चांद देखा। अब अंधे ने चांद देखा, यह तर्क विरोधी वाक्य है। अंधा कभी चांद नहीं देख पाता है, तो अंधा चांद कैसे देखेगा? यहाँ पर अर्थ दोष उत्पन्न हुआ कि अंधे ने चांद देखा, तो कैसे देखा भाई? अब किसी की भाई मान लेते हैं कि जो है पत्नी मान लेते हैं उसकी जो है, भगवान न करे किसी की, तो ऐसे मान लेते हैं आंख नहीं उसके, अब वो कहे करवा चौथ का व्रत वो तोड़ दी है चांद को देख करके, तो कैसे देखेगी बेचारी? वो नहीं देख पाएगी ना। तो वही चीज यहाँ पर काव्य दोष उत्पन्न हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सा अर्थ काव्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं। अर्थ दोष काव्य की विचार स्पष्टता और विश्वसनीयता को नष्ट कर देता है। तीसरा होता है रस दोष, जब रस में दोष उत्पन्न हो जाए, जब काव्य में रस सृष्टि बाधित हो जाए या भावों का उचित संतुलन ना रह जाए, तब यह दोष जो है उत्पन्न होता है, तब जो है यह दोष जो है कहलाता है। उदाहरण के रूप जैसे कि प्रिय की विरह में कवि हंसता है, यह करुण रस में अनुचित हास्य है। यानी प्रिय की विरह में कवि हंसता है, मतलब कोई जो है प्रिय की विरह में है कवि, और वो कभी हंसेगा नहीं हंसेगा, तो प्रिया के विरह में कवि हंसता है, ये वाक्य ही गलत है। कवि हंसे थोड़ी गा। प्रिय के विरह में कवि रोता है या कवि जो है शोक मनाता है, ये सही होगा। यहाँ पर ये रस नहीं उत्पन्न हो रहा, यहाँ पर एक तरफ हंसता है तो हास रस हो जाएगा, विरह में हास रस कैसे उत्पन्न हो जाएगा? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हास रस यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो रस दोष सबसे गंभीर दोष है, क्योंकि यह काव्य की आत्मा है। रस को ही नष्ट कर देता है, तो फिर काव्य ही खत्म हो जाता है। तो रस दोष सबसे जो है महत्वपूर्ण दोष माना जाता है। अन्य दोषों के नाम जैसे एक होता है अतिशयोक्ति दोष। अतिशयोक्ति वाला तो बहुत ज्यादा किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बता देना। जैसे कि आप देखते हैं ये दोष आपको वीर गाथा काल के कवियों में देखने को मिलेगी। जैसे यक्का मारे दुई गिर जावे, एक जैसे साउथ की मूवी में देखें, एक चापड़ मारता है हीरो इसके एक गुंडे को, वो गिरता है, 4 फुट ऊपर उड़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर उड़ता है, उसके बाद में फिर जो है हीरो जाता है, फिर गराम से मारता है, फिर लड़ता है, फिर फुटबॉल की तरह से उड़ता रहता है, या फिर मारता उठा पीछे नाचते हुए गिरता जाता है इसे उड़ करके। या यक्का मारे वीर गाथा काल में क्या, यक्का मारे दुई गिर जावे, एक मारे दूसरा दुई आदमी दुई से फाट पड़े, यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, तीसरा ये देख करके मर जा गया कि भाई जो है तीसरा मर गया, मतलब ये कि भाग गया कि भाई तू इसको मार दिया, अभी हमू का काट लपाटा मार दिया हमू का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अतिशयोक्ति है। जैसे रिमझिम भाला बरसे, भाला पानी की तरह बरस रहा, वह मैदान के बीच मझाए, यहाँ पर युद्ध हो रहा है।
जब वर्णन असंभव सीमा तक बढ़ जाता है वहां पर अतिशयोक्ति दोष हो जाता है, खूब बढ़ा चढ़ा करके। जैसे कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे तेरे सितारे बिछाते, यहां पर अतिशयोक्ति ही तो है। ना तो आसमां तक आपके हाथ जाएंगे, ना आप सितारों को पकड़ पाएंगे, साफ सुथरी बात है। तो कभी भी ये वादा मत कीजिएगा अपनी प्रेमिकाओं से कि हम जो है ऐसा कर पाएंगे। वही बताएं, वही कहें जो आप करने के योग्य हो। अनुक्ति दोष, अनुक्ति दोष क्या है? जहां आवश्यक बात ना कही गई हो, ठीक है, बिना मतलब के बात कही गई हो, वहां पर आवश्यक बात जो है वहां पर अनुक्ति दोष होता है। अव्यवस्था दोष, विचारों का क्रम जहां पर भंग हो जाए वहां पर अव्यवस्था फैल जाती है, विचार, ठीक है, विचारों का क्रम से आना बहुत जरूरी है। अप्रसिद्धि दोष, असंगत या अनुपयुक्त उदाहरण अगर दिया गया हो बिना मतलब के तो वो भी जो है कहीं ना कहीं पे ऐसे दोष को उत्पन्न करता है। ये हो गया आपका काव्य दोष। शब्द शक्ति और काव्य दोष का संबंध क्या है? देखिए, शब्द शक्ति काव्य को गौरव देती है जबकि काव्य दोष उसे गौरव छीन लेता है, दोनों का उल्टा संबंध है। इसीलिए मैंने एक साथ इसको पढ़ाने का प्रयास किया। जहां शब्द का प्रयोग उसकी शक्ति के अनुसार हुआ है वहां काव्य में रस और सौंदर्य होता है, जहां शब्द अपनी शक्ति को खो देता है वहां दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरीके से चीजें समझ रहे हैं। शुक्ला टिप्पणी की विशेष टिप्पणी, शब्द काव्य का शरीर है, अर्थ उसकी आत्मा है, शक्ति उसका प्राण है और दोष उसकी मृत्यु है। काव्य दोष क्या है? काव्य की मृत्यु है, काव्य की शक्ति उसका प्राण है, काव्य का अर्थ उसकी आत्मा है और शब्द जो है काव्य की शरीर के रूप में काम करता है। इस प्रकार एक कवि को शब्द शक्ति का गहन ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने काव्य को दोष मुक्त और सौंदर्यपूर्ण बना सके। निष्कर्षतया शब्द शक्ति काव्य के जीवन स्रोत की तरह है जो अर्थ और भाव दोनों को प्रकाशित करती है, जबकि काव्य दोष उस स्रोत में विष घोलने जैसा है जो उसकी शोभा और प्रभाव को दोनों को घटा देता है और एक कवि से उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो खत्म छीन लेता है। काव्य दोष अगर उत्पन्न हो जाता है, एक कवि वो अच्छा कवि नहीं जिसमें काव्य दोष उत्पन्न हो जाता है। अतः श्रेष्ठ कवि वही है जो शब्द शक्ति का कुशल प्रयोग करते हुए काव्य दोषों से बच सके। अतः हम कह सकते हैं कि अभिधा से स्पष्टता आती है, अभिधा सब शक्ति से स्पष्टता आती है, लक्षणा सब शक्ति से प्रतीकात्मकता आती है, व्यंजना से भाव की गहराई आती है और दोषों से बचाव से काव्य में अमरता आती है। अगर काव्य दोषों से आप बच जाते हैं तो काव्य आपका अमर हो जाता है, जैसे तुलसीदास काव्य दोषों से बचे हुए हैं। ठीक है, ऐसे तमाम सारे कवि हैं। कुछ दोष आपको मिलेंगे लेकिन हाँ बहुत कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है, हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास पर लेख लिखिए। वैसे चलिए मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। अगला जो वीडियो आएगा 5 नंबर क्वेश्चन से हम आगे बढ़ाएंगे और भी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका लगभग में 1 घंटे क्लास हो चुकी है और आगे बहुत सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं, इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ आप प्राप्त कर लेंगे तो ये सब पहले भी आपको मिल जाएगा, बिना वीडियो के ही आप ये सब पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। इसमें तमाम सारे जो है क्वेश्चन मैंने रख लिए हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से सबकी प्रैक्टिस सेट आपके पास अवेलेबल है। ये सब आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इसका। ठीक है, 100 रुपए पीडीएफ कैसे प्राप्त कर पाएंगे? सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपए में। ये हिंदी का आपका पूरा, इसको अगर आप पढ़ कर जाएंगे तो एक भी दीर्घ उत्तरी आपका बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ यहीं से आने वाला है। पूरी डिटेल से मैंने जानकारी यहाँ पर लिख रखी है। जिन बच्चों को जुड़ना है हमारे साथ कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे ज्वाइन होना है? एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62, इस पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। व्हाट्सएप नंबर इसी पर चलता है तो आप सही से इस पर नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। थोड़ा ध्यान से एसएमएस कर दीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस में 1 सेमेस्टर की तैयारी आपकी हो जाएगी। जैसे ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, ये चीजें जो लिख नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर नेम, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ठीक है, जैसे फीस जमा करेंगे ये आपका चलता रहेगा। परीक्षा जैसे कल भी है तो आज भी आप कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि आप पीडीएफ मिल जाएगी, ये वाली पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद पेपर देने जाइएगा। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एसएमएस करेंगे आपको 100 रुपए फीस जमा करनी होगी। इस नंबर पर आप चाहे तो किसी दूसरे से फीस जमा करवा सकते हैं, आप खुद भी जमा कर सकते हैं। आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, मॉडल पेपर मिलेंगे, रिवीजन क्लास मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, सभी विश्वविद्यालयों का, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजूभाई स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका मां पाटेश्वरी बलरामपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ऐसे जितने भी विश्वविद्यालय आपके हैं उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और पूर्ण रूप से समर्पित है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 2 मेजर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर, 3 सब्जेक्ट के 5 पेपर को मिलाकर के होंगे आपके 5th सेमेस्टर में 5 पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में। जो बच्चे हमारे जुड़ना चाहते हैं और हमसे कहते वो सोचते हैं गुरुजी हम 5वां सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ेंगे और 6वां भी हमको आपसे पढ़ना है। 6ठे सेमेस्टर का शुरुआत से लाइव क्लास आपको मिल जाएगा, शुरू से 6 महीने तक आपको पढ़ेंगे उसमें। और वैसे तो आपका जब बाद में आप जुड़ेंगे तो 6 का भी 100 रुपया फीस लगेगा और 5th का भी 100 रुपया फीस, तो दोनों का फीस कितना हो जाएगा आपका 200 रुपया फीस हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ आप जुड़ते हैं, अभी आप 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर दोनों एक साथ लेते हैं, आप लिखिए गुरुजी हमको 5वां 6वां एक साथ चाहिए, तो हमारे लिए कुछ छूट है क्या? बिल्कुल आपके लिए छूट की व्यवस्था कर दी गई है, मात्र और मात्र 150 रुपए यानी 50 रुपए की बम्पर छूट है इस समय। 150 रुपए फीस में 5वां सेमेस्टर का पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी और 6वां सेमेस्टर, इसमें को करिकुलर का कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस विथ आंसर शीट सब कुछ आपको मिलने वाला आपकी बार। और 6वें सेमेस्टर की लाइव क्लास की पूरी तैयारी आपको शुरुआत से क्लास मिल जाएगी, क्योंकि आप जल्दी मतलब बाद में जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं। जैसे ही 5th सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा 6 में तुरंत आपको डाल दिया जाएगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते तुरंत एसएमएस कर दीजिए, तुरंत जुड़ जाइए, तुरंत एसएमएस की देर नहीं करना है आपको, बिल्कुल तुरंत जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।